नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा सियासी। मुझे कई लोग कृषि कानूनों पर बहस करते दिखे, कोई पक्ष में और कोई विपक्ष में, लेकिन ज्यादातर लोगों में एक बात साफ तौर पर दिखी कि बहस तो सब कर रहे हैं, नेताओं के भाषणों के आधार पर बहस हो रही है, लेकिन इन कानूनों में क्या है ये 100 में से 95 लोगों को पता ही नहीं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से भी ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि सरकार को इन कानूनों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और असल में इन तीनों कानूनों में से पहले में क्या है, दूसरे में क्या है और तीसरे में क्या है और किस पॉइंट को लेकर के बवाल हो रहा है। तो बीजेपी वाले भी और कांग्रेस वाले भी दोनों तैयार हो जाइए आज की चर्चा के लिए, हथाई के लिए, बनतड़ के लिए। आप सबको पता है कि खेती किसानी को लेकर 3 कानून पास हुए हैं। आज पहले पर चर्चा करेंगे, फिर अगर आपको यह पसंद आएगा तो दूसरे और तीसरे कानून पर भी चर्चा करेंगे। पहले कानून का नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप तो यह समझिए कि इस कानून में है क्या, किस बात की शिकायत है, सरकार का क्या दावा है और जो विरोध कर रहे हैं उनका क्या डर है, क्या बदलाव चाहते हैं। इस कानून के नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार किसान की उपज, चाहे वो अनाज हो, फल हो या सब्जियां हो, उसके व्यापार का संवर्धन यानी बढ़ाना चाहती हैं, व्यापार को और बढ़ाना चाहती हैं और सरलीकरण यानी कि उसको और आसान करना चाहती हैं। कृषक उपज में अनाज, फल और सब्जियों के अलावा जो किसान पशुपालन करता है, पशुपालन से जुड़ी चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, नाम से तो काफी अच्छा लग रहा है ये कानून। अब बात करते हैं कि इसमें है क्या। असल में सरकार इस कानून के जरिए खेती के कारोबार का एरिया बढ़ाना चाहती है। जैसे पहले एक जिले में, एक तहसील में एक मंडी होती थी, किसान फसल को मंडी में ले जाता था। आप सिंपल भाषा में समझिए कि इन मंडियों को एपीएमसी भी आप कह सकते हैं। किसान इन मंडियों में अपनी फसल, अपना अनाज, दाल, गेहूं, चावल बेचता था। एमएसपी पर ये फसलें बेची जाती थी। एमएसपी का मतलब तो आप समझते ही होंगे। एमएसपी सरकार घोषित करती थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम यानी कम से कम फसल की क्या कीमत हो। मंडी में खरीदार होते थे, बिचौलिए होते थे, किसान बिचौलियों से संपर्क करता था, बिचौलिए अपने कांटेक्ट वाले खरीदारों को बुलाते थे, बोली लगती थी और वहीं मंडी में बिक्री हो जाती थी। पहले ये मंडी वाला सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि आजादी के वक्त साहूकार लोग किसानों को सही दाम नहीं देते थे, औने पौने दामों पर खरीदते थे, जिससे किसान अनाज नहीं बोता था। किसानों के अंदर एक निराशा का भाव था क्योंकि उनको सही कीमत नहीं मिलती थी और देश में अनाज की कमी आ गई थी। तो साहूकारों के चंगुल से बाहर लाने के लिए मंडी वाला सिस्टम बनाया गया ताकि फसलों की खरीद बिक्री पर सरकारी सिस्टम की नजर रह सके, सही कीमत मिल सके। लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में अब तक सिर्फ 6% लोगों को ही मौजूदा वक्त में एमएसपी मिलती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जब माल सिर्फ मंडी में ही बिकता है तो बाकी वालों को एमएसपी क्यों नहीं मिलती है। इसकी वजह यह होती है कि मंडी में गिने चुने खरीदार होते हैं, वो आपस में साठगांठ कर देते हैं और मार्केट के हालातों के हिसाब से ये तय कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए हम इससे ज्यादा भाव नहीं देंगे, इससे ज्यादा कीमत नहीं देंगे और किसान को औने पौने दाम पर मंडी में भी फसल बेचनी पड़ती थी। यानी एक बात तो साफ हो गई कि मंडी वाले सिस्टम में भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि किसान को एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। अब मोदी सरकार ये वादा कर चुकी थी कि 2022 तक हम किसानों की कमाई को डबल करेंगे, लेकिन करें कैसे। पहले तो यह किया कि लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय कर देंगे, लेकिन इससे भी कमाई डबल तो हुई नहीं, उल्टा सरकार पर भी बोझ पड़ने लगा। जब अनाज सिर्फ मंडियों में ही बिकेगा, अनाज सिर्फ सरकार ही खरीदेगी, तो आज हालात ये हो गए हैं कि सरकार की ओर से अनाज खरीदने वाली एफसीआई के गोदामों में करीब 9.5 करोड़ टन गेहूं और चावल पड़े हैं, जो कि काम के नहीं है। जरूरत सिर्फ 4 करोड़ टन की है और जो गोदामों में गेहूं और चावल पड़े हैं उनकी कीमत 39 अरब डॉलर है। अगर यही पैसा बचता तो सरकार ये पैसा विकास के काम में लगा सकती थी। तो इसका रास्ता क्या हो सकता था। सरकार लंबे टाइम से इस पर विचार कर रही थी। आखिर में एक रास्ता निकाला गया कि हम किसान को सिर्फ मंडी में बेचने के लिए मजबूर क्यों करें। किसान के सामने
खुला बाजार होना चाहिए, वो जहां मर्जी हो वहां बेचे ताकि किसान सीधे व्यापारी से डील कर सके, दोनों मिलकर भाव तय करे, जिस भाव पर किसान मान जाए उस पर पैदावार बेच दे। यानी किसान के लिए मंडी से बाहर पूरे देश में कहीं भी अनाज बेचने की छूट होनी चाहिए। लेकिन वो बाहर का बाजार कैसा होगा, मंडी से बाहर व्यापारी और किसान के बीच डील कैसे होगी, अगर कोई विवाद हो गया तो उसका समाधान कैसे होगा, झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा, ये सारी चीजें इस पहले कानून में हैं। यानी पहला कानून मोटे तौर पर यही है कि किसान की जहां मर्जी हो वहां जाकर अनाज, फल, सब्जियां बेचे। मंडी वाला सिस्टम तो रहेगा ही, मंडी से बाहर अगर किसान को अच्छा भाव मिलता है तो वहां भी वो बेच सकता है। यहां मोदी सरकार को एक बात का डर था कि पहले जब मंडियों में बिक्री होती थी तो राज्यों की जो सरकारें होती थी उनको मंडियों से टैक्स मिलता था। अब मंडी से बाहर कारोबार होगा तो राज्यों की सरकारों को टैक्स नहीं मिलेगा। तो केंद्र सरकार को यह डर था कि हो सकता है मंडी के बाहर होने वाले कारोबार पर भी राज्य सरकारें टैक्स लगा दे, क्योंकि जो खेती का जो ये विभाग है, खेती का जो विषय है, ये केंद्र और राज्य दोनों का है। तो फिर इस मेहनत का केंद्र सरकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। राज्य सरकार अगर टैक्स लगा देती तो किसान 100 रुपए कमाएगा तो उसमें 10-12 रुपए टैक्स में देना होता है। इससे रोकने के लिए इस कानून में मोदी सरकार ने लिखा कि मंडी से बाहर होने वाले खेती से जुड़े इस कारोबार पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले क्या होता था कि अगर किसान मंडी में 100 रुपए का माल बेचता था तो उसे करीब 10 से 15% अलग अलग तरह के टैक्स देने होते थे, आड़तियों को कमीशन देना होता था, माल को मंडी तक ले जाने का खर्चा भी काफी लग जाता था। 100 रुपए का अनाज, सब्जी या फल बेचे तो किसान के हाथ में कुछ रुपए आते थे। यही वजह थी कि किसान जो आलू 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो बेचता था वो आप तक आते आते 30 रुपए 40 रुपए किलो हो जाता था। तो सरकार ने सोचा कि क्यों न किसान को इस टैक्स से फ्री कर दिया जाए, मंडी जाने की जरूरत ही ना हो, किसान को बाहर माल बेचने की भी छूट दी जाए। मंडी से बाहर किसान मंडी तक जाता है तो खर्चा आता है, तो क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि व्यापारी सीधे खेत में ही किसान के साथ डील करे ताकि किसान का माल लाने ले जाने का खर्चा बच सके। यही जो मैंने पहले कहा आपको कि सरकार खेती के व्यापार को सरल बनाना चाहती है। मंडी से बाहर बेचने की छूट क्यों दी गई, इसका एक और उदाहरण आप समझिए। राजस्थान में पिछले कुछ सालों से बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जो पश्चिमी राजस्थान का इलाका है, यहां पर संतरे की पैदावार होने लगी है। लेकिन समस्या क्या है कि जो संतरा पहले हम लोग 100 रुपए किलो खरीदते थे वो अब गांव में सिर्फ 10 रुपए 20 रुपए किलो बिकता है। वजह क्या है कि मारवाड़ में संतरे की इतनी डिमांड नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो भाव नहीं मिलता है, अपने मंडी एरिया से बाहर जाकर वो बेच नहीं सकता और मारवाड़ की मंडियों में संतरे की डिमांड नहीं है। लेकिन अब जो नया कानून बना है उसमें वो जहां मर्जी हो वहां जाकर बेच सकता है। किसान को लगे कि बाड़मेर में नहीं, झालावाड़ में संतरे के अच्छे भाव मिल रहे हैं तो वो गाड़ी लेकर वहां भी माल बेच कर आ सकता है, संतरा बेच कर आ सकता है, अच्छी कीमत ले सकता है और राजस्थान से बाहर भी जा सकता है। यानी कुल मिलाकर कानून का मतलब ये है कि अब किसान मंडी की बजाय जहां मर्जी हो वहां अनाज बेच सकता है और जरूरी ये भी नहीं कि वो कहीं बेचने के लिए जाए, व्यापारी सीधे उसके खेत में आकर भी खरीद सकता है। किसान चाहे तो किसी व्यापारी के साथ फसल बोते समय लिखित समझौता भी कर सकता है कि जब फसल, अनाज या सब्जियां तैयार हो जाएगी तो हम आपको इस भाव पर बेचेंगे। अब एक सवाल जिस पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, किसानों में सबसे ज्यादा डर है। किसानों का डर यह है कि मान लो हमने किसी व्यापारी या कंपनी के साथ कोई फसल बोते समय एग्रीमेंट साइन किया कि इस कीमत पर हम फसल आपको ही बेचेंगे। पहले यह स्पष्ट कर दूं कि यह एग्रीमेंट फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। जैसे दूध बेचते हैं, हमारा किसी एक के साथ बोली होती है कि हम आपको ही इस भाव पर दूध बेचेंगे, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि जब फसल या सब्जी पककर तैयार हो गई तब बाजार में भाव बिल्कुल गिर गए तो क्या होगा? अगर कंपनी ने खरीदने से मना कर लिया तो क्या किसान कोर्ट में जा पाएगा? सरकार ने जो ये कानून बनाया है उसमें 3 स्तर पर सुनवाई की बात हुई है। पहली बार शिकायत एसडीएम के पास जाएगी अगर किसान और खरीदार के बीच में कोई भी पहले जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है उसको लेकर विवाद हो जाता है तो, लेकिन एसडीएम उसकी सुनवाई नहीं करेगा। एसडीएम एक कमेटी बनाएगा जिसमें एसडीएम की तरफ से कोई अफसर होगा, किसान के पक्ष के लोग होंगे और जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट था उसके भी लोग होंगे। इस कमेटी की कोशिश रहेगी कि दोनों
में से जो भी गलत हैं उसे समझाया जाए और कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, यानी दोनों पक्षों में समझौता कराना इस कमेटी का लक्ष्य होगा। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो फिर ये एसडीएम के पास जाएगा ये मामला। एसडीएम को 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। हो सकता है एसडीएम के फैसले से भी कोई एक पक्ष खुश ना हो, फैसले से किसान या कंपनी जो भी खुश ना हो वो कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं और कलेक्टर को भी 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। यहां सरकार ने एक सावधानी बरती है। सरकार को पता था कि अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो किसान वकीलों की भारी भरकम फीस नहीं भर पाएगा और कंपनी वाले इसका फायदा उठा लेंगे। दूसरी बात, सिविल कोर्ट में तारीख पर तारीख चलती रहती है और फैसला आने में बहुत वक्त लगता है। यही वजह है कि सरकार ने साफ कर दिया कि इससे जुड़ा कोई भी विवाद सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, मामला एसडीएम के पास जाएगा, फिर कलेक्टर के पास जाएगा और इन्हें भी 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिस पर बवाल है, ये कानून खराब क्यों बताया जा रहा है। वैसे ज्यादा शिकायतें 2 नंबर वाले कानून से, जिसकी आज हमने बात नहीं की, आज हमने सिर्फ पहले कानून की बात की है, लेकिन कुछ संदेह इस कानून पर भी है। पहला ये कि जब किसान और व्यापारी के साथ डील होगी तो अनपढ़ किसान से किन किन बातों पर व्यापारी हस्ताक्षर करा लेगा, इसकी क्या गारंटी। उदाहरण के लिए बाजरा 15 रुपए किलो खरीदने की डील हो जाएगी, लेकिन उसी कॉन्ट्रैक्ट में इंग्लिश में लिखा हो कि बाजार के भाव अगर 15 रुपए से नीचे होंगे तो नहीं खरीदेंगे, तो किसान को क्या पता चलेगा। दूसरा, किसान के साथ एमएसपी से कम की खरीद पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी सस्ते खरीदने की डील भी हो सकती है। कुल मिलाकर मेरी जो निजी राय है वो ये कि कानून में जो कुछ है वो सही है, ठीक है, सुधार होना चाहिए। हम कितने वक्त तक पुराने ढर्रे पर चलेंगे। रेत बेचने वाला अगर लाखों रुपए कमा सकता है तो अगर किसान अपने अनाज की कीमत खुद तय करे, किस व्यापारी को बेचना है, कहां बेचना है, कब बेचना है, ये सब किसान तय करेगा, तो किसान अपने हितों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाएगा। क्योंकि क्या कदम उठाना है ये पावर किसान के पास है, लेकिन फिर भी सबकी राय इस कानून को लेकर अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कानून किसानों के हितों में है? ये कानून किसानों की किस्मत बदल पाएंगे या फिर नुकसानदायक होने वाले हैं? ये राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको भी लगता है कि लोगों को कानून की असल बातें नहीं पता हैं तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और इसी तरह आसान भाषा में बाकी 2 कानून भी समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। जय माता दी।